Hello everyone, so I hope you are doing well. So in this video मैं जो है ना इसमें सिलेबस जो यूपीएससी मेंस का जो सिलेबस है ना, मैं इसके एक एक पॉइंट को रिकॉर्ड करूँगी एंड आफ्टर दैट मतलब मेरे को ये खुद के लिए भी करना है एंड इट विल हेल्प यू टू ऑल्सो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जब सिलेबस हमारे दिमाग में क्लियर रहेगा ना, तो हम आंसर्स भी उसी डायरेक्शन में सोच सकते हैं. जो पॉइंट जनरेशन में दिक्कत आती है ना, उसमें ये काफ़ी हेल्प करेगा. बी इट इन जीएस पेपर, बी इट इन ऐसे पेपर. ऐसे में तो बहुत अच्छे से यूज़ हो जाता है. GS.23 के क्रोनोलॉजिकल के हिसाब से आप एक बढ़िया सा ऐसा बना सकते हो. एंड इवन इन जीएस पेपर में आपको जैसे पॉइंट जनरेट करने में दिक्कत आ रही है, तो यू कैन थिंक इन लाइन विद दी सिलेबस इटसेल्फ. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो यहाँ पे है जैसे फर्स्ट पेपर 1 जो हमारा ऐसे का होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पे बस लिखा हुआ है कि आप कैसे कैसे लिखना है. और यहाँ पे देखो, जैसे लेट मी जस्ट हाईलाइट, यहाँ पे जैसे लिखा है दे विल बी एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ द एसे, टू अरेंज देयर आइडिया इन ऑर्डरली फैशन एंड टू राइट कंसाइजली. इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन को क्रेडिट दिया जाएगा. तो दैट्स वाई टू द पॉइंट लिखने की ज़रूरत है. ठीक है, तो अभी यहाँ पे तो हमको नहीं ज़्यादा सोचना है. अभी हमारा जो मेन गोल है वो ये यहाँ से स्टार्ट होता है GS1 से. सो GS1 में क्या है ना, GS1 में क्या है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट मी जस्ट, यस, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, जोग्राफी एंड वर्ड एंड सोसाइटी. तो बेसिकली वही है, हम जानते हैं. जैसे कल्चर है सबसे पहले, फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री है. मॉडर्न हिस्ट्री में वही फ्रीडम स्ट्रगल, देन पोस्ट इंडिपेंडेंस, देन हमारा वर्ड हिस्ट्री. ठीक है, देन सोसाइटी, देन जोग्राफी. ये हमारा लॉजिकल वे है. तो लॉजिकल वे भी हमें पता होना चाहिए, सो दैट कि आई कैन मेक एनी आंसर और आई कैन जनरेट पॉइंट्स फ्रॉम दीज एस्पेक्ट. ठीक है, तो वैसे में कैसे पॉइंट जनरेट करते हैं उसको हम डिफरेंट वीडियो में देखेंगे, बट यहाँ पे हमारा सिलेबस के रिगार्डिंग है. तो लेट्स सी कि हमें किस किस क्या क्या मेंशन है एक्चुअली यहाँ पे. तो पहला, इंडियन कल्चर विल कवर द साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म. तो बेसिकली यहाँ पे एक कीवर्ड आ गया, आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर. ठीक है, आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे वो मिडल वाला फेस भी आ जाता है, जैसे इंडो इस्लामिक जो आर्किटेक्चर वगैरह है वो सब भी आ जाते हैं. तो पूरा एंशिएंट लेके मॉडर्न टाइम तक जितने भी आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर इन दिस डायरेक्शन जो भी काम हुए हैं उसके रिगार्डिंग है. देन मॉडर्न हिस्ट्री का देखा जाए तो प्रमोट मिडिल 18th सेंचुरी. मतलब यहाँ पे मिडिल 18th सेंचुरी मतलब 1750 से लेके प्रेजेंट टाइम तक 1947 एंड इवन टुडे. ठीक है, प्रेजेंट तक अंटिल सिग्निफिकेंट. यहाँ पे क्या होगा, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज़ एंड इशूज़. ठीक है, देन फ्रीडम स्ट्रगल आएगा हमारा. इट्स वेरियस स्टेजेस कौन से रहे, स्पेशली यहाँ पे मेंशन है फ्रीडम स्ट्रगल को लेके. तो वेरियस स्टेजेस एंड इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स एंड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री. तो इसीलिए फ्रीडम स्ट्रगल, मॉडर्न हिस्ट्री का फ्रीडम स्ट्रगल इंपॉर्टेंट हो जाता है. तभी सभी बोलते हैं कि 1905 से लेके 1947 तक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इस फेज से क्वेश्चन आते ही आते हैं. ठीक है, अब आता हमारा जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री. जैसे फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चन, भूदान मूवमेंट एंड ऑल, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट वगैरह हुआ था. तो जो भी चीज़ें हुई हैं, इसके लिए सभी बोलते हैं, ऑल्दो आई हैव नॉट सीन दैट, बट बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो प्रधानमंत्री सीरीज़ है ना सांसद टीवी पे, उसको देखनी चाहिए. बट फ्रेंकली स्पीकिंग आई हैवंट वॉच देम. ठीक है, बट मैं बता दे रही हूँ, इफ़ यू वांट यू कैन, इफ़ यू हैव टाइम देन यू कैन वॉच इट. कोई उसमें गलत बात थोड़ी है, कुछ हार्म थोड़ी करेगा. ठीक है, तो ये हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंट. अब हिस्ट्री ऑफ द वर्ड में देखो क्या क्या कीवर्ड है यहाँ पे, कि यहाँ पे इवेंट आएंगे 18th सेंचुरी, जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर, रिडवल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, कॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलोसफीज लाइक जैसे कम्युनलिज्म, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म. ठीक है, दियर फॉर्म्स एंड इफेक्ट ऑन सोसाइटी. अब यहाँ से अभी हम बताएंगे, लास्ट में डिफरेंट वीडियो में बताएंगे कैसे आंसर्स बना सकते हैं सोच के. ठीक है, सोचने का जो तरीका है वो. अब नेक्स्ट देखते हैं साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. फिर रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशू, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इशू, अर्बनाइजेशन एंड देयर प्रॉब्लम एंड देयर रेमेडीज, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म. देन साइलेंट फीचर ऑफ द वर्ड फिजिकल ज्योग्राफी. तो यहाँ से यहाँ तक हमारा हो गया
है सोसाइटी वाला पार्ट। अब आता है हमारा जोग्राफी, साइलेंट फीचर हो तो वर्ड फिजिकल जोग्राफी, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, जैसे फॉर एग्जांपल इंक्लूडिंग साउथ एशिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। बेसिकली यहाँ पे जो है ये जो इकोनॉमिक जोग्राफी वाला जो एनसीईआरटी है ना वो काफ़ी हेल्प कर जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो फिजिकल वाली तो यहाँ पे हो जाएगी, बट इकोनॉमिक जोग्राफी जो है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर का जो इंडस्ट्रीज़ है उनका लोकेशंस क्या है एंड तो प्रॉब्लम्स क्या क्या है, चैलेंजेस क्या क्या है, क्या हम कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, ठीक है। तो ऑल दोज थिंग्स वी हैव टू कवर, तो वहाँ ये चीज़ पूछी जाती है इसमें। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट जियो फिजिकल फिनोमेना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, यस यहाँ से कीवर्ड देखना, अर्थक्वेक स्पेशली मेंशन्ड है, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन्स, जियोग्राफिकल features and their location change in critical geographical features including water bodies, ice caves in flora, fauna and the effect of such changes, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा हो गया GS1 का। अभी हम देखेंगे कि सेम कुछ टॉपिक जैसे अर्थक्वेक वगैरह है, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, GS3 में भी रिफ्लेक्ट होगा। अर्बनाइजेशन का प्रॉब्लम जो है कैसे हम डिफरेंट जो GS के पेपर हम उसमें लिंक कर सकते हैं। जो भी आप अर्बनाइजेशन का प्रॉब्लम जो है अर्बनाइजेशन से रिलेटेड जो कंटेंट आप GS1 में पढ़ो उसका कैसे इंटरलिंकेजेस हो सकता है GS2 से, GS3 से, ये चीज़ हमें सीखने की ज़रूरत है। ऑल्दो आई एम ऑल्सो लर्निंग दोज थिंग, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे GS2 में क्या है। बेसिकली यहाँ पे मैं बस जस्ट डिकोड कर रही हूँ और इसे मुझे खुद को भी इसको बार बार देखना है, जब भी 1 2 3 दिन पे बार बार इस चीज़ को सुन लेना, जिससे कि मेरे दिमाग में एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बन जाए कि मुझे इस डायरेक्शन में सोचना है और ये सिलेबस है, इस सिलेबस पॉइंट से मेरे पास नोट्स होने चाहिए बाई ईदर वे, ईदर बाई मेकिंग सेल्फ नोट्स, यस, और just following any toppers notes, any coaching notes and all, but I have to make my own consolidated notes, मतलब इन द सेंस कंसोलिडेट करना है। इट डजेंट मीन कि मुझे खुद से सारा कुछ लिखना है, ठीक है। तो ये नहीं, ये चीज़ आप भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, तो हम यहाँ पे GS पेपर 3 पे आते हैं, और जो कि GS पेपर 2 है। यहाँ पे देखो गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल, बेसिकली 4-5 पार्ट में डिवाइडेड है। एक पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ठीक है, और सोशल जस्टिस और IR, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट से कैसे क्वेश्चन आएगा। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, एवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजन एंड बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर देखो डायरेक्टली मेंशन, इसलिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बेसिक स्ट्रक्चर पे, ठीक है। फिर फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड द स्टेट, इशूज़, challenges pertaining to the federal structure, devolution of power, finances up to local level and challenges therein। तो यहाँ पे देखो क्या क्या बोला है कि यूनियन एंड स्टेट के बीच जो मतलब फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है यूनियन एंड स्टेट की, और इश्यूज़ क्या क्या आ रहे हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं, ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में, स्टेट एंड बेसिकली यूनियन एंड स्टेट के बीच में फेडरल स्ट्रक्चर होता है, उसको मेंटेन करने में क्या क्या इशू आ रहा है, चैलेंजेस आ रहा है। एंड डेवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंसेस अप टू लोकल लेवल, तो क्या लोकल लेवल की भी बात हो गई, वहाँ पे क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। तो लोकल लेवल यहाँ पे हम समझ सकते हैं ये 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट जो पंचायती राज एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ है वहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली अर्बन लोकल बॉडीज़ और पंचायती राज एंड देन स्टेट देन यूनियन, इनके बीच में फेडरल स्ट्रक्चर है, उनमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या इशूज़ हैं, कैसे पावर का डिवोल्यूशन है, उनकी क्या फंक्शंस हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये सब यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन, डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशन। सेपरेशन ऑफ पावर बेसिकली जो सेपरेशन ऑफ पावर है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी के बीच में, ठीक है। वहाँ पे क्या क्या मतलब वहाँ पे और बिल्कुल जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ठीक है, और क्या क्या डिस्प्यूट ऑर्गन और वेरियस ऑर्गन डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशंस। तो जो सेपरेशन ऑफ पावर है नॉट ओनली फॉर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी बट अदर जो ऑर्गन्स हैं वहाँ पे भी क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या मतलब जो उनका मैकेनिज्म क्या है, इंस्टीट्यूशन और डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशन, इसका क्या मतलब है, बेसिकली यहाँ पे बात कर रहा है कि जो डिस्प्यूट है उसको कम कैसे किया जा सकता है। इन सेंस जुडिशरी में जैसे हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, लोक अदालत एंड ऑल, तो वो चीज़ें हैं और उसके बारे में है, ठीक है।
और बेसिकली ये वाला तो चलता ही रहता है कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी के बीच में टसल चलते रहते हैं, ठीक है। एक दूसरे के जो एरिया ऑफ वर्क है वहाँ पे इंक्रोचमेंट होता है, तो वो चीज़ें पूछी जाएंगी, वो निटी-ग्रिटीज़ हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, डिटेल में। तो अब नेक्स्ट आते हैं पे कंपेरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम दैट विद द अदर कंट्री। तो यहाँ पे देखो ओकेजनली ये पूछ लेता है, जैसे अभी हर साल कभी फ्रांस से कंपेयर करने को बोल देगा, कभी जर्मनी से, कभी यूएसए से, ठीक है, कभी साउथ अफ्रीका से एंड ऑल। तो ये कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। कुछ 4-5 जो फ्री वाईक्यू में देख लो, और वहाँ से जो जो कंट्रीज़ आई हुई हैं उन भी आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट 4 to 5 पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, जिससे कि एक डिसेंट आंसर लिख लो, ठीक है। ये होगा। देन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पे आ गया। देखो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, इनका स्ट्रक्चर क्या है। देखो एक अगर आप ध्यान दोगे ना, एक लॉजिकल वे में जो है सिलेबस को बनाया गया है कि पहले स्ट्रक्चर की बात करेंगे, देन फंक्शनिंग की बात करेंगे, देन कंडक्ट ऑफ बिजनेस उनका क्या है, देन पावर और प्रिविलेजेस की बात करेंगे, देन इश्यूज़ क्या क्या आ रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो देखोगे ना एक स्ट्रक्चर वे में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो सिलेबस जो है बहुत ही मतलब एक ब्रह्मांड है भाई। एक अगर इसको अच्छे से समझा जाए ना तो बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ से समझ में आएंगी, बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे आंसर राइटिंग को लेके, और कैसे आंसर सोच सकते हैं हम, कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, ऑल दोज थिंग, ठीक है। वी विल डिस्कस दोज एस्पेक्ट इन डिफरेंट वीडियोज़, बट हेयर अभी हम देखते हैं यहाँ पे सिलेबस को। देन स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। देन देखो यहाँ पे अब एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग क्या है, तो ये पूछेगा। मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप्स एंड फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन ऑफ एंड दियर रोल इन पॉलिटी। बेसिकली यहाँ पे मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी एक टॉपिक है। एंड देन प्रेशर ग्रुप, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल जो एसोसिएशंस हैं जैसे एनजीओ वगैरह, बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा, और उनका रोल क्या है पॉलिटी में, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, देखो ये स्पेशली इसको हम पढ़ते नहीं है, बेसिकली हमें ये पढ़ने की ज़रूरत है। साइलेंट फीचर ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, यहाँ पे देखो डायरेक्टली मेंशन है, और इसका जो है इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इस पर क्वेश्चन हर अल्टरनेट ईयर पे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इफ़ यू हैव सीन द PYQ यू हैव ऑब्जर्व द पैटर्न, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, अब ये देखो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, उनका पावर्स क्या है, फंक्शन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं जैसे हमारा CAG हो गया, एंड अटॉर्नी जनरल, ठीक है, और भी बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, उनके क्या क्या जो उनका क्या पावर है, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फंक्शन क्या है, ये सब हमें पढ़ना है। देन स्टैचुरी एंड रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडी है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बट यहाँ पे स्टैचुरी जो अदर बॉडीज़ है, रेगुलेटरी एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ है, उनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इशूज़ अराइजिंग आउट ऑफ द डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो बेसिकली यहाँ पे इसीलिए बोला जाता है कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस को क्लब करके पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा गवर्नेंस वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है। तो गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस वी कैन से कि गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर द डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स, इशूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। देन डेवलपमेंट प्रोसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्री, द रोल ऑफ NGO। यहाँ पे देखो NGO स्पेशली मेंशन है, यहाँ पे SSG मेंशन है। SSG पे बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, जैसे लखपति दीदी स्कीम SSG के लिए, ड्रोन वाला जो स्कीम है SSG जो वुमेन है उनको एम्पावर करने के रिगार्डिंग है। तो SSG पे बहुत ही लाइकली है कि क्वेश्चन पूछा जाए। वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस, डोनर्स, चैरिटीज़, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर्स। तो बेसिकली ये वही सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस के पार्ट से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। देन वेलफेयर स्कीम फॉर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द population by center and state, and performance of these scheme mechanism, laws, institutions and bodies constituted for the protection and betterment of these vulnerable sections. Issues relating to development and management of the social sector, services relating to health, education, human resources. Issues relating to poverty and hunger, तो poverty and hunger से related जो issues हैं उसके regarding में. Then important aspect of governance, transparency, accountability, गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई-गवर्नेंस, ठीक है। अब इनका क्या है, एप्लीकेशन बताओ, मॉडल्स बताओ, सक्सेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, पोटेंशियल क्या है, सिटीजन चार्टर, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स, ठीक है। अब रूल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, देखो ये चीज़ अब
GS4 में भी हम पढ़ते हैं, बट यहाँ पे भी मेंशन है। तभी जो है गवर्नेंस को आप GS4 के साथ कनेक्ट करके पढ़ो तो जो है एक कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा और एक अच्छा आंसर भी बन जाता है, ठीक है, उससे जब हम कनेक्ट करके पढ़ते हैं। इंटरलिंकिंग बहुत ज़रूरी है, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से, एक GS पेपर को दूसरे GS पेपर के साथ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, यहाँ तक हमारा पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस खत्म होता है। अब हमारा आगे आएगा कि नेबरहुड, IR वाला। बेसिकली यहाँ तक जो हमारा IR आता है, देखोगे हर बार तो 50 मार्क्स का IR पूछा जाता है, ठीक है। 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन इन द सेंस कि 2 10 मार्क का, 2 15 मार्क का, तो 30 + 20 50 मार्क्स का। इंडिया ने इट्स नेबरहुड रिलेशंस क्या है? बिलेटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग्स, एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया और अफेक्टिंग इंडिया एज इंटरेस्ट। या तो इंडिया उसमें इन्वॉल्व है या अफेक्ट करता है किसी न किसी तरीके से इंडिया के इंटरेस्ट को, तो वो चीज़ें उसमें बिलेटरल भी है, रीजनल भी है, ग्लोबल ग्रुपिंग भी है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट, ठीक है। इंडियन डायस्पोरा के बारे में पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड फोरा एंड दियर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे G20 ग्रुप्स हो गया, UN हो गया एंड ऑल, तो ये जो एजेंसीज़ है, IMF है, इनके बारे में बेसिक हमें पता होना चाहिए। नेबरहुड में जैसे इंडिया नेपाल रिलेशन, इंडिया श्रीलंका, इंडिया बांग्लादेश, ठीक है। और बिलेटरल इंडिया US एंड ऑल, ये सब आ जाएगा। बिलेटरल और रीजनल ग्रुपिंग जैसे ब्रिक्स हो गया हमारा, SCO एंड ऑल। बेसिकली यहाँ पे हमें ना इसके लिए बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो प्रहार हो गई या विज़न की जो मेंस 365 आती है उतना सफिशिएंट है, ठीक है। वहाँ से आप उतना रट लो, उतना आप प्रोड्यूस कर दो एग्ज़ाम में, उतना काफ़ी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे GS3। तो यहाँ पे आएगा हमारा क्या क्या, पहले हमारा आएगा इकोनॉमी आएगा, इकोनॉमी, ठीक है। सबसे पहले इकोनॉमी ही आएगा, फिर एग्रीकल्चर आएगा, मतलब इसी से रिलेटेड एग्रीकल्चर भी हम इसी में ऐड कर लेते हैं। फिर उसके बाद साइंस आएगा, देन इन्वायरमेंट, देन डिजास्टर मैनेजमेंट, देन सिक्योरिटी, ठीक है। ये इसका लॉजिकल वे है, ठीक है। लेट्स सी अब डिटेल सिलेबस देखते हैं यहाँ पे। इंडियन इकोनॉमी एंड इशूज़, इंडियन इकोनॉमी में इशूज़ क्या है? रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे कीवर्ड हैं, प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसके रिगार्डिंग इश्यूज़ क्या क्या है इंडियन इकोनॉमी में, ये हमें देखना है। देन इंक्लूसिव ग्रोथ है एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट। तो इंक्लूसिव ग्रोथ स्पेशली मेंशन है यहाँ पे, तो इंक्लूसिव ग्रोथ पे जो है हमें पढ़ने की ज़रूरत है और उस पर कंटेंट एक प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, ठीक है। गवर्नमेंट बजटिंग डायरेक्टली मेंशन है, गवर्नमेंट जो बजट आता है, लेटेस्ट बजट जो भी है उसको प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एंड जो गवर्नमेंट की जो बजट का जो डेटा है, इकोनॉमिक सर्वे का जो डेटा है, वी कैन यूज़ दोज डेटा इन across the papers like GS 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शन ऑल दोज एरिया, ठीक है। वहाँ पे भी हम हर जगह यूज़ कर लेंगे, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बजट। देन आता है हमारा, अब यहाँ पे देखो एग्रीकल्चर वाला आ जाएगा। मेजर क्रॉपिंग पैटर्न इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ इरीगेशन सिस्टम, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, इशूज़ एंड रिलेटेड कंस्ट्रेंट, ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर। तो ये कुछ जो है हमारा एग्रीकल्चर हो गया। देन इसके आगे भी एग्रीकल्चर से ये दोनों, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा एग्रीकल्चर है। यहाँ से ये वाला तो हमने देख लिया। अब हम यहाँ देखते हैं इशूज़ रिलेटेड टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़, MSP के डायरेक्ट मेंशन है, PDS मेंशन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शनिंग, लिमिटेशन, रिवैम्पिंग, इशूज़ ऑफ बफर स्टॉक, फूड सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी मिशंस, इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग, ठीक है। तो बेसिकली जैसे लोगों को प्रॉब्लम आती है ना कि भाई हमें जो है ना किस डायमेंशन में किसी टॉपिक को तैयार करें, ठीक है। कि जैसे बोलते हैं ना कि अब जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ है, तो अब हम इंक्लूसिव ग्रोथ को किस डायमेंशन में तैयार करें। बेसिकली आप देखोगे ना तो सिलेबस में खुद ही मेंशन है। अब जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि अब PDS और MSP है, तो उसमें क्या पूछेगा, उसका ऑब्जेक्टिव तैयार कर लो, उसका फंक्शनिंग क्या है, उसका लिमिटेशन क्या है, रिवैम्पिंग कैसे हो सकता है, इशूज़ क्या क्या आ रहे हैं बफर स्टोर से रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये चीज़ 3-4 डायमेंशन हम तैयार कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव, फंक्शनिंग, लिमिटेशन क्या है, रिवैम्पिंग क्या है, इश्यूज़ क्या है, उसके बाद फर्दर वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, क्या कोई कमेटी रिपोर्ट है जो कुछ उनका रिकमेंडेशन है वो हम क्या देख सकते हैं, एंड अंत में कंक्लूजन दे सकते हैं। तो इन डायरेक्शन में हमें तैयार कर लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड इंडस्ट्री इन इंडिया
स्कोप देखो, फूड प्रोसेसिंग स्पेशली मेंशन है ना, उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया में, उसका क्या स्कोप है, सिग्निफिकेंस क्या है, लोकेशन क्या है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या है, रिक्वायरमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, ये कुछ की टॉपिक्स हैं इन थीम पे हमें तैयार करने की ज़रूरत है फूड प्रोसेसिंग को, ठीक है। देन लैंड रिफॉर्म, ठीक है। देन इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। देन इंफ्रास्ट्रक्चर का भी देखो मेंशन है, एनर्जी है, पोर्ट है, रूट्स है, एयरपोर्ट है, रेलवे है। तो ये देखो 5 चीज़ें डायरेक्टली मेंशन है एनर्जी के सेक्टर में, पोर्ट, रोड, एयरपोर्ट, रेलवेज, ठीक है। एंड देन इन्वेस्टमेंट मॉडल, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब यहाँ से अगर देखा जाए तो ये हमारा पूरा हो जाएगा इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल दोज थिंग, यहाँ से लेके पूरा जो है इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में बेसिकली ये वाला पोर्शन साइंस एंड टेक का है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइंस एंड टेक डेवलपमेंट एंड दियर एप्लीकेशन इन एंड इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस, इंडियंस का क्या अचीवमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। देन अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ IT, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। एंड इशूज़ उसके क्या क्या आ रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेके, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो IT, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। देन अब ये हमारा हो गया साइंस एंड टेक। नेक्स्ट आता है हमारा इन्वायरमेंट, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। बेसिकली EIA पे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है बिकॉज यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन है। तो यू कैन सी ये जो सिलेबस में जो कीवर्ड मेंशन है ना, वो डायरेक्टली आपको आंसर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें रिफ्लेक्ट होगा, बस वो तरीका बदल जाता है कि उसमें कभी चैलेंजेस पूछेगा, कभी मेजर्स पूछेगा, कभी कुछ घुमा फिरा के, मतलब वो आएगा ही आएगा कीवर्ड। दैट्स वाई कि सभी बोलते हैं कि इस पर आपके इंट्रो एंड बॉडी कंक्लूजन आप टू सम एक्सटेंट तैयार कर लो, अब उसी को घुमा फिरा के आपको लिख के आना है आंसर में, ठीक है। तो अब आता है हमारा डिज़ास्टर एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। बेसिकली यहाँ पे इतना ही लिखा है डिज़ास्टर में, बट यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएंगी, सुनामी आ जाएगा, अर्थक्वेक आ जाएगा, ठीक है, साइक्लोन्स आ जाएंगे, सारे मैन मेड डिजास्टर्स आ जाएंगे, जैसे क्या कहते हैं फ्लड, अर्बन फ्लडिंग एंड ऑल, ठीक है। तो ये कुछ फायर वायर जो लग जाता है वो सब भी आ जाएंगे। बहुत सारे डिज़ास्टर हैं, डिज़ास्टर भी बहुत ईजिली आप तैयार कर सकते हो। यहाँ पे कोचिंग के नोट्स भी बहुत अच्छे से मिल जाते हैं, टॉपर्स के नोट्स भी बहुत अच्छे से सेग्रीगेटेड है, उसको आप रेफर कर सकते हो। देन आता है लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे है रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट, नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस इन इंटरनल सिक्योरिटी, चैलेंजेस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, रोल ऑफ मीडिया, रोल सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन इंटरनल सिक्योरिटी, चैलेंजेस, बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन। अब यहाँ पे सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड दियर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विथ टेररिज्म, वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एजेंसीज एंड देयर मैंडेट। बेसिकली आप सिक्योरिटी को भी देखोगे ना, बहुत अच्छे से आप तैयार कर सकते हो। यहाँ पे भी क्वेश्चन 50 से 70 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिक्योरिटी को, तो यू कैन नॉट इग्नोर। लोग सोचते हैं GS3 में केवल इकॉनमी है, इकॉनमी के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। यहाँ पे सिक्योरिटी भी है, डिजास्टर मैनेजमेंट के 2 क्वेश्चन आ जा रहे हैं, 20 to 30 मार्क्स के डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन आ जा रहे हैं। अगर आप अच्छे से तैयार करें हो बेसिक डिजास्टर को, तो वहाँ पे आपको अच्छा नंबर आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये कुछ फोकस एरियाज़ हैं जो जिस पे हम डिफरेंट वीडियोस में अच्छे से बात करेंगे हर एक चीज़ पेपर के वाइज। बट यहाँ पे अभी मेरा फोकस है सिलेबस को डिकोड करना, सिलेबस को इसको मुझे बार बार सुनना है, सो दैट कि इनकलकेट हो सके ये सब जो कीवर्ड्स हैं इन माई माइंड, ठीक है। अब हम देखते हैं GS4 का। तो GS4 में देखते हैं यहाँ पे बस अगर ब्रॉडली देखोगे तो 3 चीज़ें मेंशन है, एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ठीक है। तो अब यहाँ पे लेट्स सी कि यहाँ पे क्या एक प्री रिक्विजिट है एस्पिरेंट के लिए जो UPSC ने मेंशन किया हुआ है। जैसे दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन टेस्ट द कैंडिडेट्स एटीट्यूड एंड अप्रोच टू issues relating to integrity, probity in public life, in his problem solving approach, in various issues and conflict faced by him in dealing with society. Question may utilize the case study approach to determine these aspects. तो ठीक है, बेसिकली वही आपका एप्टीट्यूड चेक किया जाएगा, आपका प्रोबिटी पब्लिक लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या है वो सब देखी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी डिटेल सिलेबस है। एथिक्स का आंसर बनाना ना बहुत ही, मतलब अगर आपको कुछ नहीं आ रहा ना तो आप सिलेबस के कीवर्ड उसमें लिखो। जो लोग बोलते हैं ना कि एथिकल कीवर्ड्स कहाँ से लाएं, आपसे अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा, वर्स्ट सिनेरियो में यू कैन पिकअप
अप कीवर्ड्स फ्रॉम सिलेबस इटसेल्फ, ठीक है। मैंने बहुत सारे टॉपर्स का देखा है, उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, उन्होंने बोला भी है मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, मुझे सिलेबस का जो कीवर्ड था वो याद था, मैंने कहीं ना कहीं उसी से लिंक करके उसी से आंसर लिख दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें हम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला है यहाँ पे है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। इसमें देखो अब यहाँ पे देखना इसेंस क्या है, डिटर्मिनेंट्स क्या है, एक लॉजिकल फैशन में यूपीएससी इसको ऑर्गेनाइज करी हुई है। इफ़ यू हैव ऑब्जर्व दिस थिंग, जैसे यहाँ पे देखो पहले एसेंस बताएंगे हम, डिटर्मिनेंट्स बताएंगे, देन कंसिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस में, देन डायमेंशन बताएंगे ऑफ एथिक्स, एथिक्स का क्या डायमेंशन है, देन एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप में एथिक्स का क्या रोल है, ह्यूमन वैल्यूज़ की बात करेंगे, जैसे लेसन फ्रॉम द लाइफ्स एंड टीचिंग्स ऑफ द ग्रेट लीडर्स। अब यहाँ पे इंडियन लीडर भी आ जाएंगे, फॉरेन जो फिलोसफिकल लीडर्स हैं वो भी आ जाएंगे, ठीक है। तो दोनों टाइप के लीडर्स की यहाँ पे बात करी गई है। देन यहाँ पे रिफॉर्मर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इनकलकेटिंग वैल्यूज़, ठीक है। तो बेसिकली अगर इसके बारे में ना डिफरेंट वीडियो में मैं बात करूँगी कि GS4 का आंसर हम कैसे सोच सकते हैं, एक ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई हमें आंसर नहीं आ रहा है लिखना तो हम कैसे यहाँ से सिलेबस से ही डिराइव कर सकते हैं, उस आंसर को बना सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आता हमारा एटीट्यूड। एटीट्यूड में क्या आएगा, कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, इट्स इन्फ्लुएंस, रिलेशन विथ थॉट्स एंड बिहेवियर, मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड्स, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन, ये सब आ जाएगा। देन एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ सिविल सर्विसेज, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिसनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन ऑफ पब्लिक सर्विस, एम्पैथी, टॉलरेंस एंड कंपैशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन, ये सब आ जाएगा। इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा हमारा कॉन्सेप्ट, देयर यूटिलिटीज़ एंड एप्लीकेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, ठीक है, ये आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर एंड फिलोसफर फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है मॉरल फिलोसफर जो है इंडिया के भी है वर्ल्ड के भी, हमें यहाँ पे देखना है। बेसिकली यहाँ पे भी यही चीज़ लिखी गई थी। लेशंस, ह्यूमन वैल्यूज़ के जो लेशंस है फ्रॉम लाइफ्स एंड टीचिंग्स ऑफ द ग्रेट लीडर, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग, गांधी जी आ जाएंगे इंडिया में, फॉरेन में नेल्सन मंडेला आ जाएंगे, या फिर सोक्रेटिस, प्लेटो, ये सब भी आ जाएंगे, ठीक है। देन पब्लिक सिविल सर्विस, वैल्यूज़ एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स, एथिकल कंसर्न्स एंड डायलेमास इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एंड कंसाइंस एज ए सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, अकाउंटेबिलिटी, एथिकल गवर्नेंस, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एथिकल मोरल वैल्यूज़ इन गवर्नेंस, एथिकल इशूज़ इन इंटरनेशनल रिलेशन एंड फंडिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स हो गए पब्लिक सर्विसेज से रिलेटेड। एंड देन प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस, प्रॉपर्टी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट, राइट टू इंफॉर्मेशन, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, सिटीजन चार्टर्स, वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड, चैलेंजेस ऑफ करप्शन, एक्सेट्रा। देन केस स्टडी भी 6 केस स्टडीज़ पूछी जाती हैं, 20 मार्क्स ईच, सो टोटल 120 मार्क्स के इस केस स्टडी पूछी जाती है, एंड 130 मार्क्स के सेक्शन ए में जो थ्योरी बेस्ड पूछा जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको बेसिक पैटर्न पता होगा। तो ये हो गया हमारा सिलेबस, ठीक है। तो व्हाट यू कैन डू इज़ गाइस, जब भी आपको टाइम मिले तो ये वीडियो सुनो और एक रफ पेज लो, ठीक है। जैसे जैसे लॉजिकल वे में इसको सुनते रहो, उसको स्क्रबल करते जाओ, तो आप देखोगे ना एक टाइम के बाद ये याद हो जाएगा पूरा। और ये जब याद हो जाएगा ना तो आपका आधा बैटल ख़त्म हो गया पॉइंट को जनरेट करने से रिलेटेड एंड ऑल, ठीक है। बहुत आसानी से आप इसी से पॉइंट जनरेट कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये चीज़ देखेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए बस हम इसको यहीं पे रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में एथिक्स पे भी हम बात करेंगे कि एथिक्स में कैसे हम आंसर बना सकते हैं और कैसे टॉपर्स ने बनाए हुए हैं आंसर। तो लाइव मैं दिखाऊंगी कि कैसे टॉपर्स ने इस पे सोच के ऐसे आंसर्स बनाए हैं, ठीक है गाइस। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।